Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously revising the syllabus of the term 2. So we have completed a few chapters. So in the last class we have started the chapter 7 of your macroeconomics, that is aggregate demand, aggregate supply and the related concepts. So in this chapter we have already discussed about the concept what is the meaning of the AD, components of the AD, and the AD with the help of the diagram and the schedule. So in today's class we are going to start with the concept, that is basically we can say that the linear consumption function, linear saving function, as well as we will also deal with the aggregate supply and the different components of the aggregate supply. So before getting any delay, so let's get started our today's class. ठीक है, सो यहाँ पे है लीनियर कंजप्शन फंक्शन. पहला टॉपिक है आपका लीनियर आफ्टर दी एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट्स. लीनियर कंजप्शन फंक्शन, लीनियर कंजप्शन फंक्शन, राइट. सो लीनियर कंजप्शन फंक्शन क्या कहता है? लीनियर कंजप्शन फंक्शन होता है आपका C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई. C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे C इज फॉर कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस B इज MPC एंड Y इज इनकम. ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग को क्या है कि कंजप्शन करना है तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमारी ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना है. ऑटोनॉमस कंजप्शन होने का मतलब है कि जब हमारी इनकम ज़ीरो भी है तो भी कितना लोग कंजप्शन कर रहे हैं, और एंड इट ऑल्सो डिपेंड कि हमारी इनकम कितनी है, और अलॉन्ग विद दी एमपीसी. एमपीसी मीन्स कि अगर मेरी इनकम में, मैंने बताया था ना कि एमपीसी इज इक्वल टू क्या होता है? एमपीसी इज इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. डेल्टा सी मीन्स चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम, मतलब इनकम में कितना चेंज होने पे कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है. फॉर एग्जांपल मेरी अगर इनकम कितनी है 100, ठीक है, इस 100 से इनकम मेरी 200 हुई. ठीक है, मेरी इनकम पहले 100 थी, अब उस 100 से क्या हो गई है 200 हो गई है. तो कितना इनकम मेरी चेंज हुई? अब मेरी कितनी इनकम चेंज होने से मेरे कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मेरा इसकी वजह से मेरी इनकम जो है वो इनकम 100 से 200 हुई तो मेरा कंजप्शन 75 से 100 हुआ. ठीक है, मेरी इनकम अगर चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली मेरा कंजप्शन भी बढ़ेगा, हम कंजप्शन बढ़ाएंगे. तो एमपीसी कैसे निकालेंगे? डेल्टा सी, इन दोनों का चेंज कितना हो गया आपका 25, ठीक है, और 100. तो कंजप्शन आपका 25 अपॉन 100. ठीक है, सो आपका ये 0.25 का मतलब क्या हो गया कि मेरे एमपीसी में इतना चेंज है कि मेरी इनकम अगर 100 से 200 हुई और कंजप्शन हमने 75 से 100 किया, तो मतलब मेरा जो चेंजेस हो रहा है कंजप्शन में वो मेरी इंटेंसिटी कितनी है चेंज करने की, वो है दैट इज 0.25. तो कंजप्शन जो भी होता है वो इस पे डिपेंड करता है, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन दी इनकम, कि मेरी इनकम कितनी है, इनकम के अकॉर्डिंगली क्या होगा वो कंजप्शन भी होता है. ठीक है, तो इसमें देखिए यही कह रहा है कि हाँ कि सी, ओके, और यहाँ पे देखिए C0 ले लिया है. C0 मतलब वही की सेम चीज़, इसको आपका वही पैरामीटर लिया जा रहा है. तो C यहाँ पे जो C डैश है वो ये शो कर रहा है कि लेवल ऑफ कंजप्शन एट द ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, कि जब इनकम क्या है ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव ही होगा. ऑटोनॉमस कंजप्शन कैन नेवर एवर बी नेगेटिव, कैन नेवर एवर बी क्या है कि ज़ीरो नहीं हो सकता
लेवल ऑफ कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम जीरो हो जाएगी बट हमारा कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो इट इज़ द स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन। ये क्या होता है? ये क्या होता है? एक स्लोप होता है कंजप्शन फंक्शन का, कि कैसा कंजप्शन फंक्शन होगा। सो इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंजेस इन द कंजप्शन पर यूनिट चेंज इन इनकम, जो मैंने बताया कि इनकम में कितने चेंज होने पे कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है। सो इट वैल्यूज रेंजेस बिटवीन दी 0 एंड 1, हमेशा याद रखिएगा। अभी आगे इसको वैसे पढ़ेंगे। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू हमेशा किसके बीच में वैरी करती है? 0 to 1 के बीच में ही वैरी करती है, ठीक है। सो यस, सो इट मीन्स दैट व्हेन y इंक्रीजेस, जैसे ही आपका y मीन्स इनकम इंक्रीज करेगा, सो कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज करेगा। बट रुपी इंक्रीज इन इनकम कॉज लेस देन रुपीज इंक्रीज इन कंजप्शन। बट वन कंडीशन इज देयर कि इनकम बढ़ेगी आपकी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट हमेशा जो इनकम में इंक्रीज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन दी कंजप्शन। देखिए यही सेम लाइन कह रहा है इसमें कि बट अ रुपी इंक्रीज इन इनकम, जो रुपी इनकम में इंक्रीज करेगा, इट कॉजेज लेस देन द रुपीज इंक्रीज इन कंजप्शन। वो हमेशा ही कंजप्शन से क्या होगा? हमेशा कंजप्शन क्या होगा? वो कम होगा एज कम्पेयर टू दी इनकम, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल देखिए कह रहा है इफ बी यहाँ पे एमपीसी बी है 0.90, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ देखिए अगर 1 हमारी इनकम है, इफ 1 इज आवर इनकम, दैट मीन्स अगर इसमें 0.90 एमपीसी की वैल्यू है, एमपीसी की वैल्यू है 0.90, इसका मतलब हो गया कि हम लोग 90% अपने इनकम का कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी बचा 10% वी आर डूइंग फॉर दी सेविंग, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया कि सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर एमपीसी की वैल्यू है, क्योंकि एमपीसी की वैल्यू हमेशा वैरी करेगी 0 to 1 के बीच में, अगर इसकी वैल्यू आपकी एमपीसी की वैल्यू ही 0.90 दी हुई है, तो इसका मतलब हो गया कि 90% ऑफ आवर इनकम फ्रॉम दी टोटल इनकम वी आर कंज्यूमिंग ओनली दी 90%, लेफ्ट आउट इनकम 10% वी आर फॉर दी सेविंग्स, हम उसका क्या कर रहे हैं? सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका y इज फॉर दी लेवल ऑफ इनकम। ये क्या होता है? लेवल ऑफ इनकम को बताता है, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा ऐसी क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। कुछ है इसमें, इसी कंजप्शन फंक्शन पे ही बेस्ड है, बट आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके आएंगे। तो कह रहा है कि हाँ फाइंड कंजप्शन फंक्शन, आपको कंजप्शन फंक्शन देना बताना है कि अगर b की वैल्यू 0.8 दी है और y की वैल्यू 200 दी है और ऑटोनॉमस कंजप्शन 100 दिया हुआ है। सो यू हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ दी कंजप्शन फंक्शन। आपको कंजप्शन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखिए अब कैसे फाइंड आउट होगा, आप सारी वैल्यूज को रख लीजिए। c की वैल्यू दी नहीं हुई है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है आपका 100 प्लस b की वैल्यू मतलब एमपीसी की वैल्यू है 0.8 इंटू 200 इनकम 100, ये हो गया आपका 160 है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 8 16 160। सो कंजप्शन फंक्शन हो गया आपका 260। सारी वैल्यूज गिवन होंगी, बस आपको देखना है और पुट इट कर देना है, इसको पुट कर देना है। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंजप्शन। नेक्स्ट आता है, सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कंजप्शन फंक्शन। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका लीनियर सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन ये बताता है कि हमारा कंजप्शन पे कितना होगा। कंजप्शन हम कितना करेंगे जब आपका लेवल ऑफ इनकम दिया होगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया होगा और एमपीसी दिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका लीनियर सेविंग फंक्शन, ठीक है। सो लीनियर सेविंग फंक्शन क्या बताता है? लीनियर सेविंग फंक्शन है आपका, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ एक चीज होती है, आपका होता है इनकम। इनकम किसके इक्वल होगा? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास इनकम आ रही है तो उस इनकम का मेरे पास दो ही ऑप्शन है करने का, या तो मैं कहीं ना कहीं उसको कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करूँगी
अदरवाइज जो बची इनकम होगी या तो मैं उसका सेविंग करूँगी। सो आई हैव ओनली टू ऑप्शंस। टू ऑप्शन यही है कि या तो मेरे को उसको कंजप्शन पे करना है या तो उसकी सेविंग करनी है। सो y इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे c प्लस एस होता है, मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। कंजप्शन वही कि जो हम लोग कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सेविंग वो जो हम लोग कंजप्शन करने के बाद बाकी जो हमारा लेफ्ट इनकम है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसकी हम लोग सेविंग कर देते हैं। ठीक है, सो y इज इक्वल टू c प्लस एस। सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप्स वाइज देखते चलेगा। अगर हम लोग को यहाँ पे सेविंग कैलकुलेट करना है एस, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेविंग हमें निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है 80,000 और आपके पास कंजप्शन की वैल्यू दे रखी है, कंजप्शन की वैल्यू दी है आपकी 60,000, तो हम लोग वैल्यू जो है सेविंग की निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 80,000 टोटल इनकम है, 60,000 हम कंजप्शन पे कर रहे हैं, बाकी कितना बचा 20,000 वी आर डूइंग फॉर दी सेविंग। अब यहाँ पे ऐसे कह रहा है कि अगर आपके पास सेविंग की वैल्यू निकालना है, सेविंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई इनकम माइनस कंजप्शन। जो टोटल इनकम है हमारी, जैसे यहाँ पे आपकी टोटल इनकम थी और यहाँ पे हमारा कंजप्शन था, इन दोनों को माइनस करके हम लोग ये निकाल लिए 20,000। तो इनकम माइनस कंजप्शन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दी सेविंग्स। ठीक है, सो y इज इक्वल टू c हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द c एज अ कंजप्शन फंक्शन की जो हमारी वैल्यू थी। सो s इज इक्वल टू y माइनस c, ये यहाँ पे क्या है, कंजप्शन फंक्शन। तो यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन वही लेंगे जो हम लोग का कंजप्शन फंक्शन होता है, दैट इज c बार प्लस b y। देखिएगा ध्यान से क्या हुआ है इसमें हुआ ये है कि हम लोग को यहाँ पे लीनियर सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करना है, लीनियर सेविंग फंक्शन को फाइंड आउट करना है। और आपको पता है इनकम क्या होती है, इनकम इज इक्वल टू दी कंजप्शन प्लस सेविंग। इनकम से हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कंज्यूम करेंगे या तो हम सेविंग करेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग को सेविंग कैलकुलेट करना है तो जो भी हमारी इनकम है उसको अगर हम लोग कंजप्शन से माइनस कर देंगे तो हमें सेविंग्स पता चल गई। तो s इक्वल टू वाई माइनस सी हो गया, s यहाँ y माइनस जो हमारा कंजप्शन फंक्शंस था, जो था आपका c बार प्लस बी वाई, उसको क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम जो है ये आपको इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो ये क्या हो गया आपका माइनस सी बार प्लस माइनस माइनस बी वाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग ये कर सकते हैं कि s इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, अब वाई वाई एक साइड कर लेते हैं, माइनस सी बाय माइनस सी बार। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, वाई वाई को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पे आपका है प्लस वाई माइनस बी वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि s इज इक्वल टू माइनस सी बार हो गया, माइनस सी बार। अब इसमें करना ये है हमें कि प्लस 1 माइनस बी वाई। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ क्योंकि इनमें से दोनों में से वाई वाई क्या थे, कॉमन थे, है ना, वाई दोनों में कॉमन है। हम लोगों ने वाई कॉमन को निकाल के वाई इंटू 1 वाई माइनस बी वाई। सो दिस इज योर सेविंग फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन c is equal to c bar plus b y. So this is your consumption function and this is your saving function. ठीक है, ये saving function और ये consumption function हैं सारे। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियर सेविंग फंक्शन। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है दैट इज मीनिंग एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई। टिल हियर वी हैव डिस्कस अबाउट द एग्रीगेट डिमांड और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं इन अ टू सेक्टर मॉडल। तो एडी क्या होता है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ द जो भी एक्सपेंडिचर हम लोग किस पे कर रहे हैं ऑन दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, जो भी सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उनको बोलते हैं टोटल सम। जो भी हम लोग कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं तो उस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है। और एग्रीगेट डिमांड में 4 सेक्टर्स होते हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। बट हम लोग उसके कॉम्पोनेंट्स को ओनली 2 सेक्टर मॉडल में पढ़े हैं, जो कंजप्शन
एंड इन्वेस्टमेंट। सो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एडी एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, टू सेक्टर में कौन कौन आएगा, हाउस होल्ड सेक्टर आएगा और प्रोड्यूसर सेक्टर आएगा, ठीक है। तो एडी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, सी मतलब कंजप्शन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। सो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। बाकी फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कंजप्शन फंक्शन एंड द सेविंग फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सेविंग फंक्शन क्या होता है, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस इन ब्रैकेट 1 माइनस बी वाई। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मीनिंग एंड कॉम्पोनेंट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई, ओके। तो aggregate supply, so it is the total flow of goods and services in an economy during a period of 1 year। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। टोटल फ्लो हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। सो टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक पीरियड में। सो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी के टर्म में जो भी वैल्यू है आउटपुट की, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, है ना। सो इन दी फॉर्म ऑफ रेंट, जैसे क्या है कि टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी कमोडिटी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो जो भी मार्केट में क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, इसी को बोला जा रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई। तो जो भी डिफरेंट आउटपुट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, सो आउटपुट इज प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ द हायर दी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या क्या दिया जा रहा है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर है। तो लैंड पे रेंट दिया जा रहा है, लेबर को वेजेस दिया जा रहा है, कैपिटल इंटरेस्ट एंड द एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट, ठीक है। सो दस फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम द इक्वल टू द फैक्टर इनकम जनरेशन। जो भी फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो किसके इक्वल हो जा रहा है, फैक्टर इनकम जो भी जनरेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम ऑफ द कंट्री। क्योंकि जब कोई भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, जैसे हम लोगों ने फेजेस पढ़ा था ना, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और दी एक्सपेंडिचर का, वही प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, इनकम जनरेट हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी किया जा रहा है। वही सेम चीज़ कि जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, दैट मीन्स अगर गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी कंट्री में बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाया जा रहा है। अब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जब डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाया जाएगा, सो वो क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाने पे उनको इन रिटर्न फैक्टर्स इनकम मिल रही है, ठीक है, फैक्टर इनकम मिल रही है। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में हो रहा है, वो कंट्री में कहीं ना कहीं उनको प्रोड्यूस करने के लिए लोग हायर किए जा रहे हैं, उनको इनकम मिल रही है। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग इनकम, नेशनल इनकम भी बोलते हैं, एग्रीगेट इनकम और दी नेशनल इनकम, ठीक है। सो फर्दर सम पार्ट ऑफ द इनकम अर्नड इज कंज्यूम्ड और सम पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड। अब इसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग इनकम भी लेके चलेंगे ना, सॉरी इनकम यहाँ पे मैंने आई लिख दिया था, सो इट विल बी दी वाई, नॉट आई। आई इज फॉर दी इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे ए एस क्या हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम ऑफ दी कंट्री, राइट, ए एस इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हाँ, कि अगर इनकम जनरेट होती है कंट्री में, तो उस इनकम का क्या होता है, कुछ इनकम हम लोग कंज्यूम करते हैं, बाकी इनकम हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। सो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ए एस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम विच इज इक्वल टू दी कंजम्पशन प्लस सेविंग। समझिए फिर से कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी कंट्री में, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रही है, वो फ्लो हो रही है, ठीक है, फ्लो हो रही है, उनसे प्रोड्यूस हो रही है। तो प्रोड्यूस होने के लिए क्या किया जाएगा, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को हायर किया जाएगा, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर किए गए हैं, तो इन रिटर्न उन्हें फैक्टर्स इनकम भी मिलेगी। वही फैक्टर इनकम किसी भी
किसी भी कंट्री में क्या है कि इनकम जनरेट करिए, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो वही आपका एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो जा रहा है, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। फिर बात आती है कि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, कि इनकम अगर कंट्री की जनरेट हो रही है, किसी की भी कंट्री इनकम जनरेट हो रही है, तो उस इनकम का क्या किया जा रहा है, उस इनकम का किया जा रहा है कि या तो हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं, है ना, कंजप्शन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो हम लोग बाकी का बचा सेविंग कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, इनकम के, और वो किसके इक्वल होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग। ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। सो यहाँ पे कंपोनेंट अगर एग्रीगेट सप्लाई के हो गए तो कंपोनेंट एग्रीगेट सप्लाई के क्या हो गए, ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, और कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड के क्या थे, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये जो दोनों कंसेप्ट्स यहाँ पे हैं। एग्रीगेट डिमांड्स के कंपोनेंट क्या थे इन टू सेक्टर में, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रही है, इसमें कंजप्शन हो ही रहा है क्योंकि लोग फैक्टर्स इनकम जनरेट हो रही है तो उससे वो लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और बाकी उससे क्या हो रही है, सेविंग हो रही है। तो अब कंपोनेंट अगर बात करते हैं हम लोग एग्रीगेट सप्लाई के, तो एग्रीगेट सप्लाई के टू कंपोनेंट्स आर देयर। व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स? Two components is, first one is consumption and the second one is saving. तो सबसे पहला देखते हैं consumption को। So consumption क्या है? With the change in level of income, if the income of the consumer or the income of the economy increases, so consumption, so the expenditure on the consumption will also be increases, ठीक है। If income increases, consumption also increases. If income decreases, consumption also decreases, ठीक है। If income increases, consumption also increases. If income decreases, consumption also decreases. So there is directly proportionate between the income and the consumption. So C is equal to function of Y. Consumption is equal to function of income. तो हम कितना कंजप्शन करेंगे वो पूरा डिपेंड होता है कि हमारी इनकम कितनी है ना। हम जो भी कंजप्शन करेंगे वो पूरा डिपेंड होता है कि हमारी इनकम कितनी है। सो कंजप्शन और लेवल ऑफ इनकम में क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। नेक्स्ट है सेविंग। सेविंग क्या होता है? सेविंग में भी आपका वही रिलेशन है कि जैसी इनकम बढ़ेगी सेविंग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इनकम इंक्रीजेस, सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस, इनकम डिक्रीजेस, सेविंग ऑल्सो डिक्रीजेस, वही रिलेशन है। और S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। सेविंग किसके इक्वल है? सेविंग इज द फंक्शन ऑफ द इनकम। सेविंग किसका फंक्शन है? सेविंग इज द फंक्शन ऑफ द इनकम। इनकम का फंक्शन होता है, क्योंकि अगर सेविंग इंक्रीज होगी, सेविंग किस पे डिपेंड करेगी? सेविंग इज टोटली डिपेंड अपॉन दी इनकम। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा सेविंग भी बढ़ेगा। हम सेविंग तभी करेंगे जब हम पूरा कंजप्शन पे अपना पूरा जो हमारा लेफ्ट आउट इनकम होगी या हम अपने कंजप्शन पे छोड़ने के बाद जो हमारी बचता है वो हम लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। सो प्रायोरिटी बेसिस पे हमारा क्या होता है, कंजप्शन। सो कंजप्शन एज वेल एज सेविंग, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दी, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन दी इनकम। इनकम पे डिपेंड होता है, जितनी हमारी इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, कंजप्शन भी होगा, एंड दैट उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, सेविंग भी होगा। सो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया? एग्रीगेट सप्लाई टोटल जो भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, किसी भी अकाउंटिंग ईयर में कितनी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हैं। सो वो सारे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड इन रिटर्न्स फैक्टर्स इनकम आर जनरेटेड like rent, wages, interest and the profit. So that is why, so whatever the flow of goods and services becoming in the economy, so it becomes the equal of the factor income generated in the economy. So AS is equal to national income of the country. So there are two components of the aggregate supply, that is consumption and the saving. So AS aggregate supply is equal to national income of the country, और हम लोग इसको NI नेशनल इनकम, या हम लोग Y भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू दी
कंजप्शन प्लस सेविंग। तो हमारी जो भी इनकम होगी या तो हम उससे कंजप्शन करेंगे या तो हम उससे सेविंग करेंगे। सो टू कंपोनेंट्स आर देयर, कंजप्शन एंड द सेविंग। सो direct relation between income and the consumption. If income increases, consumption also increases. If income decreases, consumption also decreases. So C is the function of the Y. Next one is saving. Saving and the income is also directly proportionate. So if the income increases, saving also increases. If income decreases, saving also decreases. So S is equal to the function of Y. Saving is dependent on the income. इनकम जितनी भी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, सेविंग्स भी होती जाएंगी।